इस नेचुरल डिजास्टर कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक आर्किटेक्ट को दिखाते हुए। जॉन तो अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहा करता था। हालांकि जॉन के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी। दोनों की बातें न मैच होने के कारण उनके बीच झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से अब ये नौबत आ गई थी कि वो दोनों अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब इन सारी चीजों का असर जॉन की बेटी बेन के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं किया, बल्कि जॉन और उसकी वाइफ जिसका नाम एमिली होता है, उनके झगड़े की वजह से उनके बेटे को झेलना पड़ रहा था। ये सारी बातें बेन को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर वो चुपचाप सारी चीजें सहता जा रहा था। अब यहाँ हमें जॉन को दिखाया गया जो अपनी साइट के ऊपर वर्क कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आता है कि आज उसके बेटे बेन का बर्थडे है, और अब वो पिछली बार की तरह अपने बेटे के बर्थडे को भूलने नहीं वाला था। इसीलिए अब जॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को सबसे बेस्ट गिफ्ट देगा। यानी कि जॉन ने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ एमिली से जाकर माफी मांगेगा, जिससे कि वो लोग एक साथ वापस फैमिली की तरह रह सके। हालांकि इन सारी चीजों में तब से जॉन की ईगो सामने आ रही थी, लेकिन अब जॉन सारी चीजें भूलकर अपनी वाइफ एमिली के पास आ गया और उससे माफी मांगी कि आज तक जितनी भी चीजें हुई हैं सारी की सारी मेरी गलती है। यहाँ एमिली ने तो जॉन की इस तरीके से बिहेवियर को देखकर चौंक गई, क्योंकि जॉन कभी भी इस तरीके से पहले सॉरी बोलने के लिए नहीं आया था। एमिली भी इस बात को समझती है और जॉन से भी माफी मांगती है। आखिरकार इतने समय बाद जॉन और एमिली एक साथ हो चुके थे। बेन भी इस बात से बहुत खुश था और ये उसके बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। बेन तो अब अपने फादर और मदर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करने लगा। उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है और एट द एंड वो एक परफेक्ट फैमिली चाहता था जो उसे आज जाकर मिली है। लेकिन तभी अचानक एक न्यूज आती है जिसमें बताया जा रहा था कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे मीटेरॉइड्स गिरते जा रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने तो रिसर्च के अकॉर्डिंग उनकी संख्या कई हजारों में बताई है, जो अब थोड़े ही समय के अंदर पृथ्वी से टकरा जाएंगे। अब उनमें से एक मीटेरॉइड बहुत ही तेजी से बरमुडा ट्रायंगल के अंदर आकर गिरता है। वैज्ञानिकों ने तो इस मीटेरॉइड की लैंडिंग को 5-10 मिनट पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इस मीटेरॉइड की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये टकराने के बाद बहुत ही बड़ी बड़ी शॉक वेव्स जनरेट कर रहा था। ये शॉक वेव्स इतने ज्यादा होते हैं कि कमरे के अंदर मौजूद सभी को महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक ही बार में भूकंप आ जाएगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सारे के सारे पेरेंट्स और बच्चे इस बात से बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। अब यहाँ जॉन जब बाहर की तरफ देखने के लिए आता है तो उसी वक्त एक बहुत ही बड़ा शॉक वेव उनकी तरफ आ रहा था। ये शॉक वेव उसी मीटेरॉइड के गिरने की वजह से हुए थे, जो इतने ज्यादा फोर्सफुली तरीके से आते हैं जिससे कि सारी चीजें टूटने लगी। जॉन तो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गया था। हवा में उड़ने वाले सारे बर्ड्स काफी घायल हो जाते हैं। इसीलिए अब जॉन सीधा अपनी फैमिली के पास जाता है और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहता है। अब इसी तरीके से कई सारे मीटेरॉइड्स पृथ्वी पर टकराने वाले हैं। ये बात पता चलने पर सभी पेरेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन अब अचानक जॉन को एक मैसेज आता है। उसमें तो साफ साफ लिखा था कि मिलिट्री फोर्सेस ने जॉन की फैमिली को सेलेक्ट कर लिया है और उसकी फैमिली को बाकी लोगों के साथ एक सेफ जगह पर लेकर जाया जाएगा। दरअसल बात ये थी कि इस मीटेरॉइड के इफेक्ट से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फैमिलीज को चूज किया है और वो उन्हीं फैमिली मेंबर्स को अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर जाएंगे। जब ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद और भी नेबर्स के पेरेंट्स को पता चली तो वो जॉन को एक रेसिस्ट मानने लगे थे, क्योंकि वो सभी इतना नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्यों नहीं चूज किया गया। आखिर जॉन की फैमिली में ऐसा क्या है जिससे कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। आसपास के सभी लोग तो जॉन को मतलबी इंसान समझने लगे थे, लेकिन फिलहाल के लिए जॉन को सिर्फ अपने फैमिली की प्रोटेक्शन दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो जल्द से जल्द सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अपनी फैमिली को वहां से लेकर जाने लगता है। यहाँ हमें पता चला कि बेन को डायबिटीज है, इसीलिए एमिली ने अपने बेटे के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस रख लिए थे, क्योंकि इन इंसुलिन के इंजेक्शन की उसके बेटे को समय समय पर जरूरत पड़ती थी। अब जॉन अपने बेटे और वाइफ को लेकर एक कार में आगे बढ़ने ही लगता है। तभी उसके सामने एक नेबर आ गई जो अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। वो चाहती थी कि जॉन उसकी बेटी को अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर जाए, लेकिन यहाँ जॉन ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में नहीं होता है। जिन फैमिलीज और जिन मेंबर्स को चूज किया गया है वही सेफ जगह पर चले जाएंगे। गवर्नमेंट तो जैसे बाकी फैमिलीज को इंसान समझती ही नहीं और उन्हें मरने के लिए वहीं पर छोड़ देती है। जॉन तो यहाँ पर मजबूर था, इसीलिए वो बिना मदद किए कार लेकर डायरेक्टली चला जाता है। अब यहाँ जॉन सीधा अपने फैमिली को लेकर एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर आ चुका था, जहाँ उन फैमिलीज को एक सेफ जगह पर लेकर जाया जाएगा जिन्हें की सेलेक्ट किया गया है।
उसमें तो पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और उसी तरीके के कई सारे बड़े बड़े लोग थे। यानी कि गवर्नमेंट ने भी एकदम सही खेल खेला है और वो उन लोगों को बचा रही है जिससे कि उन्हें पॉलिटिकली फायदा होगा। आम लोगों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा होता। अब जॉन अपने बेटे और अपनी वाइफ को लेकर उसी एयरपोर्ट वाले इलाके के अंदर जाने लगता है। सारे सोल्जर्स तैनात थे और वो लोगों को गाइड करते जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक जॉन और एमिली को याद आता है कि उन्होंने अपने बेटे की इंसुलिन की इंजेक्शंस कार में ही छोड़ दिए हैं और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो उनके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए अब जॉन एमिली को कहता है कि तुम सभी प्लेन के अंदर जाओ और मैं जल्द से जल्द वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेकर आता हूँ। जॉन तो चला गया था लेकिन एमिली अब अपने बेटे के साथ वहाँ पर वेट करने लगी। यहाँ पर अब कई समय बीत जाते हैं लेकिन जॉन वापस लौटकर नहीं आया। अब तो प्लेन के टेक ऑफ का भी समय हो चुका था। एमिली सीधा अपने बेटे बेन को लेकर एक सोल्जर के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए। वो सोल्जर तो एमिली से पूछने लगा कि आपके हस्बैंड कहाँ पर गए हैं। तब जाकर एमिली गलती से बता देती है कि उसके बेटे को डायबिटीज है, इसीलिए मेरे हस्बैंड इंसुलिन के इंजेक्शन लेने गए थे। अब यहाँ उन सोल्जर्स को ये पता चलने के बाद कि एमिली का बेटा बेन बीमार है और उसे डायबिटीज की बीमारी है और उनका ये प्रोटोकॉल था कि जिस प्लेन के अंदर सभी को लेकर जाया जा रहा है उनमें से किसी को भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। उन सोल्जर्स को तो ये पता चल गया था, इसीलिए वो अब एमिली और उसके बेटे बेन को नहीं जाने दे सकते थे। सोल्जर्स तो अब एमिली और उसके बेटे बेन को एक अलग ही जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ अब दूसरी तरफ हमें जॉन दिखाया गया जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेकर लगातार आगे बढ़ रहा था। हालांकि जब वो उस जगह पर वापस आता है तो उसे वहाँ पर एमिली और उसका बेटा बेन नहीं दिखाई दे रहा था। सोल्जर से पूछने पर भी वो कुछ बता नहीं रहे होते। अब यहाँ प्लेन के टेक ऑफ होने का समय हो चुका था और सारे पैसेंजर्स अंदर जा रहे थे, इसलिए जॉन को लगने लगा कि शायद एमिली और बेन प्लेन के अंदर हो, क्योंकि उसने पहले कहा था कि तुम दोनों अंदर जाकर बैठ जाना। यही सोचते हुए जॉन अब धीरे धीरे बाकी लोगों के साथ प्लेन के अंदर चला जाता है। सारी फैमिलीज अब आ चुकी थी, इसी वजह से प्लेन के गेट्स बंद कर दिए गए थे। अब जॉन तो एकदम पागलों की तरह अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढने लगा चारों तरफ घूमकर, पर अफसोस उसे अपनी वाइफ और बेटा नहीं मिलते। जॉन इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया कि आखिर वो कहां पर चले गए हैं, उनके बिना आखिरकार वो क्या करेगा। जॉन के हाथ में तो इंसुलिन की इंजेक्शंस और कई सारी दवाइयां मौजूद थी, जिन्हें देखकर एक सोल्जर जॉन से कहता है कि आखिर ये दवाइयां किसकी है, कहीं तुम एक पेशेंट तो नहीं। लेकिन जॉन यहाँ पर बताता है कि ये दवाइयां उसके बेटे बेन की हैं, क्योंकि उसे डायबिटीज है और ये इंसुलिन के इंजेक्शन उसके लिए जरूरी थे। वो सोल्जर तो एकदम चौंक गया और ये कहने लगा कि तुम्हें मेडिसिन के साथ प्लेन में आने किसने दिया, क्योंकि उस चेक पॉइंट पर अगर कोई भी पेशेंट मिल रहा है तो उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जा रहा था, जिससे कि चारों तरफ कोई खतरनाक वायरस ना फैले। अब यहाँ जॉन को थोड़ी फिक्र होने लगी कि कहीं उसके बेटे को भी एक दूसरी जगह पर ना शिफ्ट कर दिया गया हो, क्योंकि वो भी तो डायबिटीज का एक पेशेंट ही था। जॉन अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और सोल्जर से कहने लगा कि मुझे प्लेन से उतार दो, मुझे उतरना है और अपनी फैमिली के पास जाना है। पर सोल्जर्स कह रहे थे कि अब गेट बंद हो चुका है, ना तो अब कोई प्लेन के अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। इसीलिए अब जॉन को शांत करा दिया गया था और सभी को अंदर बैठने के लिए कहते हैं। अब यहाँ जितने भी चुने गए फैमिलीज होते हैं वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार थे। अब आम लोग जिन्हें की सेलेक्ट नहीं किया गया था वो आकर एकदम दंगा फसाद करने लगी। चारों तरफ फैलकर वो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि हमें बाकी फैमिलीज की तरह सेफ जगह पर क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा, आखिर इसमें उनकी क्या गलती है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। हालांकि अब इतने सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए सोल्जर्स अपनी गन निकाल लेते हैं और कई सारे लोगों को गोली मारकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अगर इतने सारे लोग एक साथ हमला करेंगे तो उनकी मिलिट्री प्लेन भी टूट सकती थी। इतनी भारी जनसंख्या में वो सारे लोग उस जगह पर आए हुए थे और पूरा एयरपोर्ट भर चुका था। यहाँ एमिली और बेन के ऊपर वो सोल्जर्स नजर रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सभी तो अब एयरपोर्ट पर आ चुके थे। इसी वजह से उनका ध्यान अब एमिली के बेटे और बाकी पेशेंट्स के ऊपर नहीं रहा, जिसका फायदा उठाकर एमिली अपने बेटे बेन को लेकर उस एयरपोर्ट पर आ जाती है। एमिली ने नोटिस किया कि चारों तरफ तो लोग एकदम पागल हो चुके हैं और वो एरोप्लेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सोल्जर्स कितना भी ट्राई कर ले पर वो इतने सारे लोगों को अकेले नहीं रोक सकते। अब ये दंगे फसाद इतने ज्यादा होने लगे कि कई सारे पेट्रोल अब गिरने लगे थे, जिसकी वजह से सोल्जर्स के प्लेन के अंदर आग लगने लगी और वहाँ एक बड़ा सा धमाका भी हो जाता है। इस धमाके के अंदर इतने सारे लोगों की जानें गई जैसे कि कोई खेल चल रहा हो। अब एमिली को यहाँ पर लगने लगा कि कहीं उसके हस्बैंड जॉन उस हादसे में मारे तो नहीं गए। उसे बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है,
लेकिन फिलहाल के लिए एमिली के सामने उसका बेटा मौजूद था, इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन अब सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एमिली ने तो अब एक नोट निकाला और उस पेपर पर लिख दिया कि मैं बेन को लेकर अपने घर जा रही हूँ, अगर तुम इसे देखते हो तो हम वहीं पर मिलेंगे। दरअसल एमिली ये नोट अपने हस्बैंड जॉन के लिए लिख रही थी कि अगर वो जिंदा होगा और अपनी कार के पास आएगा तो ये नोट पढ़कर उसे पता चल सकता था कि हम कहाँ पर गए हैं। एमिली ने तो वो नोट तुरंत ही जॉन की कार के पास चिपका दिया था, जिसके बाद एमिली अपने बेटे बेन को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल गई। अब हमें यहाँ जॉन दिखाया गया जो उन सारे धमाकों से बचते हुए वापस अपनी फैमिली के लिए आ गया होता है, लेकिन यहाँ से वहाँ ढूंढने के बावजूद भी उसे अपनी वाइफ और बच्चा नहीं मिलता। जॉन को तो एक समय पर ऐसा लगने लगा कि इतने बड़े बड़े धमाकों के अंदर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जब जॉन सीधा अपनी कार के पास पहुंचता है तो उसे अपनी वाइफ एमिली का वो नोट मिल गया था। उसे पढ़ने के बाद आखिरकार जॉन को राहत मिली, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि एमिली बेन को लेकर अपने घर पर गई है, इसीलिए अब जॉन किसी भी तरीके से उस जगह पर पहुंचना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अब हम एमिली और बेन को देखते हैं जो रास्ते पे चलते जा रहे थे। बेन को कुछ भूख लगी होती है, इसीलिए एमिली एक सुपर मार्केट के अंदर आ गई। वो दोनों कुछ सामान इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप के लोग आ गए जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। उन्होंने तो गोलियां चलाना भी स्टार्ट कर दिया था। एमिली किसी भी हालत में अपने बेटे बेन को कुछ होने नहीं देने वाली थी, इसीलिए वो उसे बचाते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। वो तो इन सारी चीजों में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी। अब यहाँ बाहर की तरफ एमिली को एक कार दिखाई देती है जो कि उसी तरफ निकलने वाली थी जहाँ पर उसके फादर का घर होता है। इसीलिए एमिली बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगी उस आदमी से कि मुझे और मेरे बेटे को अंदर ले लो और रास्ते में हम एड्रेस पर उतर जाएंगे। इस वक्त तो ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एमिली ने यहाँ पर उस आदमी को ये भी बता दिया कि हमारी फैमिली को चूज किया गया था जिन्हें की सेफ जगह पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से उन लोगों ने मेरे बेटे को अंदर नहीं लिया और हम इसी तरीके से फंसे रह गए। वो आदमी तो अब इस बात के लिए मान जाता है और एमिली उसके बेटे को अंदर ले लेता है। अब वो सभी आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन यहाँ पर वो आदमी पता नहीं क्यों एमिली से कई सारे सवाल पूछता है। एमिली भी उसे बताने लगी कि मेरे हस्बैंड एक आर्किटेक्ट हैं और उन्हें चूज किया गया था उन लकी फैमिली मेंबर्स में से जिन्हें की सेफ जगह पर लेके जाया जाएगा, लेकिन मेरा बेटा एक पेशेंट है डायबिटीज का, इसीलिए शायद सोल्जर्स उन्हें अंदर जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे थे और यही रीजन है कि हमें इस तरीके से यहाँ पर भटकना पड़ रहा है। वो आदमी तो अब कहने लगा कि ये बहुत बुरा हुआ, एटलीस्ट इस छोटे बच्चे को तो जाने देना चाहिए था जिसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब अचानक वो आदमी एमिली से कहने लगा कि मैं आपके बच्चे को छोड़कर आ सकता हूँ, लेकिन एमिली अब मना करती है क्योंकि उस जगह पर बड़े बड़े धमाके हो रहे थे और वो नहीं चाहती कि उसके बेटे बेन को जरा भी चोट लगे। थोड़ी देर के अंदर पता नहीं क्यों उस आदमी का बिहेवियर एकदम एग्रेसिव हो गया। वो तो अब जबरदस्ती एमिली को कार से बाहर निकाल देता है और उसके बेटे बेन को लेकर चले जाता है मिलिट्री एयरफोर्स की तरफ। एमिली तो चिल्लाते हुए मदद मांगते रह गई, लेकिन वो आदमी चलता ही जा रहा था। इस समय कोई भी दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद ज्यादा जरूरी समझ रहा था, इसी वजह से एमिली के लिए कोई कार रुकता ही नहीं। वहीं अब हमें जॉन दिखाया गया जो कि लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था जहां पर एमिली के फादर का घर होता है। चलते चलते जॉन एक टेरेस पर आ गया जहां पर कई सारे टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। दरअसल बात यह होती है कि अब सारे लोगों को पता चल गया था कि बड़ी बड़ी एस्टेरॉइड गिरने की वजह से अब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो ये सारे टीनेजर्स अपने आखिरी मेंबर्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जॉन को तो फिलहाल के लिए अपनी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए अब वो उन्हें ढूंढता हुआ नीचे आ जाता है। आसमान में तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कई बड़े एस्टेरॉइड नीचे गिरते जा रहे हैं और उनके शॉक वेव्स तो उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। अब जॉन ये देखता है कि एक ट्रक मुसाफिरों के साथ कनाडा की तरफ जा रही है, इसलिए जॉन उसके अंदर जाकर बैठ गया क्योंकि उसके फादर का घर कनाडा में ही होता है। अब उस ट्रक के अंदर जॉन की तरह कई सारे मुसाफिर बैठे थे। वहां पर अब ब्लेक नाम का एक आदमी तो जॉन से बातें करने लगा कि आखिर तुम कौन हो और कहां जाना चाहते हो। जॉन ने तो उसे सारी बातें बताई कि वो एक आर्किटेक्ट है और वो अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ रहा है जो कि अपने फादर के घर पर गई है। लेकिन तब जाकर ब्लेक जॉन को एक सच्चाई बता रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे हिसाब से गवर्नमेंट ने तुम स्पेशल फैमिली मेंबर्स को क्यों चुना ताकि उन्हें एक सेफ जगह पर लेके जाया जा सके। हालांकि जॉन को तो इस बारे में नहीं पता होता, पर ब्लेक वापस से कहता है कि इसका मेन रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये सारे एस्टेरॉइड जब खत्म होंगे तो जितने भी नुकसान हुए हैं उतनी बिल्डिंग वापस बनानी पड़ेंगी और जॉन जैसे आर्किटेक्ट को वो बचा कर रखना चाहते हैं ताकि बिल्डिंग्स वापस बनाई जा सके। ब्लेक ने तो ये भी कहा कि मेरे फैमिली मेंबर्स में से सारे लोग डॉक्टर्स हैं और इसीलिए उन्हें सेफ रखा जा रहा
रहा है ताकि उनका यूज किया जा सके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की देखरेख करने के लिए। यानी सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को सेव कर रही है जिससे कि उन्हें फ्यूचर में फायदा होगा, बाकी सारे लोगों के ऊपर तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे। ब्लेक तो यहाँ पर यह भी कहता है कि वो सारे सोल्जर्स प्लेन की मदद से जिन चुनी गई फैमिलीज को लेकर जा रहे हैं उसे ग्रीनलैंड कहते हैं। वो शायद बहुत ही ज्यादा सेफ जगह है और वहां पर बंकर्स बनाए गए हैं जिसमें कि एस्टेरॉइड से बचने की सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर ब्लेक को नहीं समझ में आ रहा था कि जॉन के पास अगर परमिशन है जाने की तो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब जाकर जॉन उसे सारी बातें बताता है कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली से बिछड़ गया और अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी वाइफ और बच्चे को ढूंढना ही होगा। लेकिन तभी अचानक उस ट्रक के अंदर मौजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने जैसे ही सुना कि जॉन एक आर्किटेक्ट है और वो सिलेक्टेड था एक सेफ जगह पर लेकर जाने के लिए, वो सभी काफी गुस्सा हो गए और जॉन को मारने लगे। वो ऐसा समझ रहे थे कि अगर जॉन भी उनके साथ जाएगा तो उन्हें ग्रीनलैंड जाने की परमिशन मिल जाएगी, इसीलिए वो जॉन के साथ जबरदस्ती करते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। जॉन कैसे भी करके अपनी जान बचा रहा था उन सारे लोगों से, क्योंकि वो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। लेकिन अब ब्लेक जैसे ही जॉन को मुसीबत में देखता है तो वो उसकी मदद करने आ गया। हालांकि उसने कई लोगों को जॉन से अलग किया होता है, पर अफसोस की बात ये थी कि इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर ब्लेक की जान चली गई। जॉन तो बाल बाल बच जाता है और वहां से कहीं दूर निकल पड़ता है। अब यहाँ पर हमें वही बदमाश आदमी दिखाया गया जिसने कि एमिली के बेटे बेन को किडनैप कर लिया होता है। वहाँ पर तो उस आदमी की वाइफ भी मौजूद थी, जो दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे कि हम उनके बेटे का यूज करेंगे, क्योंकि बेन के हाथ पर वो स्ट्रिप मौजूद थी जिससे कि ये वेरीफाई होता था कि ये सिलेक्टेड फैमिली में से आता है। वो अनजान आदमी और औरत अब बेन को लेकर उस मिलिट्री बेस तक पहुंचते हैं और एक सोल्जर के सामने बेन को अपना बेटा बताते हैं। बेन के हाथ में स्ट्रिप लगी हुई थी और वो दोनों कह रहे थे कि हमारी स्ट्रिप भगदड़ में कहीं गिर गई है, लेकिन हमें जल्द से जल्द अंदर जाने दिया जाए क्योंकि हमारे बेटे को तकलीफ हो रही थी। वो सोल्जर एक समय पर मान ही जाता, लेकिन तभी बेन रोते हुए कहने लगा कि ये लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मुझे इन लोगों ने किडनैप किया है। ये सच्चाई पता चलने के बाद सोल्जर्स ने तुरंत ही बेन को उनसे ले लिया और उसे एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया, जहां पर शायद बेन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एमिली दिखाई जाती है जिसे किसी ने कार के अंदर लिफ्ट दे दी थी। उसे तो बस अपने बेटे की फिक्र हो रही होती है, इसीलिए वो सीधा ट्रेवल करते हुए मिलिट्री बेस कैंप तक पहुंच गई थी। सारे लोग अभी भी दंगा फसाद कर रहे थे। एमिली तो सीधा अब सोल्जर्स के पास आकर पूछने लगती है कि आपने कहीं किसी बच्चे को तो नहीं देखा। वो उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज बताने लगी जिससे कि सोल्जर समझ जाए। तभी एक दूसरा सोल्जर एमिली को अंदर बुलाता है। वो बताने लगा कि हमने सारे बच्चों को नर्सिंग कैंप में भेज दिया है, इसीलिए अब एमिली एकदम पागलों की तरह नर्सिंग कैंप में जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। आखिर में उसे एक डॉक्टर मिल ही गया जो एमिली से कह रहा था कि हमने आपके बेटे को इंसुलिन चढ़ा दिया है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। एमिली सीधा उस कैंप में चली जाती है और अपने बेटे बेन को गले लगा लेती है। बेन भी अपनी मदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उसे लगने लगा कि वो अनजान लोग उसे जान से मार देंगे। पर अब एमिली अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। एमिली तो यहाँ एक नर्स को अपने फादर का एड्रेस बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे और उसकी बेटे को वहाँ पर भेज दिया जाए। नर्स भी इस बात के लिए मान गई और वो कहने लगी कि इस एड्रेस के ऊपर एक बस जाती है, मैं कुछ समय के अंदर तुम दोनों को उस बस के अंदर बिठा दूंगी। एमिली और बेन इन सारी चीजों से दूर अब बस के अंदर बैठकर सीधा उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे जहाँ एमिली के फादर का घर होता है। हालांकि कई घंटों के सफर के बाद वो दोनों बस से उतर तो गए, लेकिन अभी भी एमिली के फादर का घर थोड़ी सी दूरी पर होता है। जॉन भी यहाँ कैसे भी ट्रेवल करते हुए एमिली के फादर के घर के पास पहुंच गया। वो तो जल्द से जल्द अंदर जाता है और एमिली और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। सामने की तरफ एमिली के फादर बैठे हुए थे। जॉन तो फादर से पूछता है कि एमिली और बेन यहाँ पर आए कि नहीं। एमिली के फादर एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उसकी बेटी और बेटा यहाँ पर आने वाले हैं, जिसका साफ साफ मतलब जॉन को समझ गया कि वो दोनों यहाँ पर अभी तक पहुंचे नहीं हैं। जॉन तो अब और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। यहाँ एमिली के फादर तो जॉन के ऊपर ही गुस्सा कर रहे थे कि आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी जिम्मेदारी थी और इस तरीके से तो तुम उनकी जान खतरे में डाल रहे हो। लेकिन जॉन यहाँ पर एमिली के फादर को बताने लगा कि सिचुएशन अब खराब होने वाली है, क्योंकि न्यूज पर देखा है कि कई सारे मीटेरॉइड्स इसी इलाके में गिरने वाले हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा। जॉन तो सिर्फ यही प्रे करता है कि उसकी वाइफ और बच्चे एकदम सही सलामत रहें। तभी थोड़ी देर के अंदर जॉन को एक कॉल आता है, जो और किसी का नहीं बल्कि उसकी वाइफ एमिली का था।
एमिली ये कह रही थी कि हम घर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और पहुंचने वाले हैं। ये बात सुनते ही जॉन और एमिली के फादर काफी खुश हो गए और तुरंत ही अपनी ट्रक निकालकर उन्हें लेने के लिए चले गए होते हैं। थोड़े समय के अंदर ही अब जॉन अपनी फैमिली से मिल चुका था। वो तो एमिली को अपने गले लगा लेता है और काफी ज्यादा खुश था कि वो सही सलामत है। बैन भी अपने फादर को देखकर बहुत खुश हो गया था। वो सभी जल्द से जल्द एमिली के फादर के घर में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जॉन अपनी वाइफ एमिली से बातें करता है कि उन्हें जल्द से जल्द ग्रीनलैंड पहुंचना होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड पर ही ऐसे बंकर्स बनाए गए हैं जहां पर इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। अब तो उनके पास ट्रक भी मौजूद है जिससे कि वो ग्रीनलैंड तक जा सकते हैं। जॉन सारे खाने पीने के रिसोर्सेस अपने पास रख लेता है और उन सभी को तैयार करता है ताकि वो निकल सके, क्योंकि यहाँ पर कभी भी एस्टेरॉइड गिरने का खतरा मंडरा सकता था। लेकिन जब जॉन एमिली के फादर को बोलता है तो उसके फादर बताने लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, मेरी उम्र हो चुकी है और मैं अपने लाइफ के आखिरी मोमेंट्स अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ। अगर मेरी नसीब में मौत लिखी है तो वो आकर ही रहेगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। पर एमिली के फादर बोल रहे थे कि मैं प्रे करूंगा कि इस जगह पर एस्टेरॉइड ना गिरे और तुम सभी लोग एकदम से सलामत रहो। एमिली को सबसे ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि इतने बार बोलने के बावजूद भी उसके फादर नहीं मानते, इसीलिए उसे अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने फादर को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। तीनों जल्द से जल्द अपनी कार में बैठ जाते हैं और एमिली तो रोते जा रही थी क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि अगर एस्टेरॉइड गिरा तो उसके फादर मारे जाएंगे। ये सारी चीजें बुलाकर अब वो तीनों सीधा ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ने लगे थे। जॉन ने तो एमिली को ये बताया कि कनाडा से ग्रीनलैंड जाने के लिए एक एरोप्लेन मौजूद है जो जल्द से जल्द निकलने वाली होगी, इसीलिए हमें उस प्लेन को किसी भी हालत में पकड़ना है। लेकिन अब आसमान में तो एस्टेरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े लगातार गिरने लग जाते हैं जो हर जगह तबाही मचा रहे थे। इन टुकड़ों का साइज भले ही छोटा होता है पर ये जितनी स्पीड में आ रहे थे उनसे तो कोई भी नहीं बच पा रहा था। रास्ते पर ही कितने सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और सारी कार्स एकदम डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। फिर भी जॉन अपनी वाइफ को संभालता है और उन्हें लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है। वो तीनों तो एयरपोर्ट से बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और सीधा उसी प्लेन की तरफ जाने लगे। पर जॉन नोटिस करता है कि वो आखिरी फ्लाइट भी अब टेक ऑफ होने वाली है, इसीलिए वो बिना किसी के परवाह किए सीधा अपनी ट्रक को उस एरोप्लेन के सामने लेकर आने लगा। प्लेन का पायलट जब ट्रक को सामने देखता है तो वो अपनी प्लेन रोक दे रहा था। पायलट नीचे उतरकर जॉन को डांटने लगा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तब जाकर जॉन कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, हमें भी आपके साथ फ्लाइट में आना है, मेरा छोटा बच्चा है और हम तो सेलेक्टेड फैमिली मेंबर्स में से एक हैं। हमें भी ग्रीनलैंड जाना है जहां पर हम सब सुरक्षित रहेंगे। इतना ज्यादा बोलने के बाद आखिरकार पायलट उनकी फैमिली को अंदर आने की परमिशन दे देता है। उसी की तरह प्लेन के अंदर कई सारे फैमिली मेंबर्स बैठे थे और अब प्लेन सीधा टेक ऑफ कर जाती है ग्रीनलैंड के लिए। वो सभी तो कई घंटों से ट्रेवल कर रहे थे और अब थोड़ी देर के अंदर ही ग्रीनलैंड पहुंचने वाले थे। ग्रीनलैंड इस वक्त सबसे सेफ जगह थी क्योंकि वहां पर काफी सारे बंकर्स हैं जो इतने बड़े धमाके को आसानी से सह सकते हैं। पर अब अचानक एक बड़ा सा मीटेरॉइड डायरेक्टली आकर ग्रीनलैंड के साइड में गिर जाता है। ये एस्टेरॉइड इतनी तेजी से गिरा कि इससे जनरेट होने वाली शॉकवेव्स चारों तरफ फैल जाती हैं। यहाँ तक कि ऊंचाई में उड़ने वाली प्लेन तक भी उसका असर पड़ता है और वो प्लेन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पायलट तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था जिसकी वजह से प्लेन डायरेक्टली आकर एक चट्टानी वाले इलाके में गिर गई। हालांकि इन सारी चीजों में प्लेन का आगे वाला हिस्सा खराब हुआ होता है, बाकी सारे पैसेंजर्स को कोई चोट नहीं लगी होती। अब यहाँ पर क्रैश लैंडिंग होने के बाद धीरे धीरे सभी लोग बाहर निकलने लगे। सबको लग रहा होता है कि अब सिचुएशन एकदम से नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। उन सभी लोगों को तो ग्रीनलैंड में मौजूद मिलिट्री बेस दिखाई देने लगा था जहाँ के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। सभी पैसेंजर्स को तो अब जल्द से जल्द एक बड़ी सी बंकर में ट्रांसफर किया जाने वाला था क्योंकि अब वैज्ञानिकों के अनुमान के दौरान एक बहुत ही बड़ा मीटेरॉइड पृथ्वी पर गिरने वाला है और ये मीटेरॉइड पृथ्वी पर गिरा तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इसी वजह से सभी लोग सुरक्षित रहें तो उन्हें बंकर में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब उस बड़े से मीटेरॉइड का समय आ चुका होता है जो सीधा एटमॉस्फेयर में इंटर किया और पृथ्वी की जमीन से टकराने लगा। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि भूकंप आने लगे और आसपास की सारी चीजें पल भर में ही डिस्ट्रॉय होने लगी। वो सभी लोग जो बंकर के अंदर मौजूद थे उन्हें भी फील हो रहा था जो कि किसी भूकंप से भी खतरनाक होता है। चारों तरफ तो तबाही मची हुई थी जिसे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। जॉन तो अपने फैमिली मेंबर्स को पकड़ा होता है और उसे अलग अलग टाइप के विजन्स आते हैं जिसमें कि वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था और कहता है कि मैं तुम सभी से बहुत प्यार करता हूँ।
अचानक अब पूरे बंकर में अंधेरा छा जाता है। एक समय के लिए पृथ्वी पर इतने बड़े डिजास्टर्स होने लगे थे कि वहां का नामो निशान मिटने लगा। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया गया जब वो एस्टेरॉइड टकरा चुका था। पृथ्वी की पूरी हालत एकदम से खराब हो जाती है और हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, मानो कि पृथ्वी पर से इंसानों का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया हो। पर अब वैज्ञानिकों के अनुमान के दौरान वो एस्टेरॉइड लास्ट एस्टेरॉइड था। इसके बाद कोई भी एस्टेरॉइड शावर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अजीब तरीके की गैसेस फैलने की वजह से अभी भी एनवायरनमेंट उतना क्लीन नहीं होता। इसीलिए बंकर में मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें कुछ महीनों के लिए वहीं पर रखने के लिए कहा जाता है। सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अब यहाँ कुछ महीने बीत भी गए थे। अर्थ का एनवायरनमेंट और प्रॉपर तरीके से पहले जैसा होने लगा था, इसीलिए अब बंकर के दरवाजे को ओपन कर दिया गया। वो सारे लोग जिन्होंने अभी तक सूर्य की किरण नहीं देखी होती, वो इतने महीनों बाद बाहर निकलते हैं। हालांकि ये नजारा बहुत ही बेकार था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें थी सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। और अब शायद लग रहा था कि इंसानों को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी तरीके से खेल खेला होता है। और जो लोग पृथ्वी की इकोनॉमी वापस से बिल्ड करने में हेल्प करेंगे वो लोग जिंदा थे, यानी आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सारे लोग। ऑर्डिनरी लोग तो इस धमाके में अपनी जान ही नहीं बचा पाए। जॉन भी अब अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।